हमें पहले ही सोचना है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, ये हम सब ओ लेवल्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। जैसे फर्ज करते हैं हमारे पास इधर इस एटम में अगर फर्ज कर लें दो प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और से दिस एटम इज एक्स, और इस वाई में दो प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर एक्स को आप सोचते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन्स हैं, और से दिस इज वाई, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन्स हैं। फर्स्ट करते हैं बाय एनी मींस यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, इस एटम से एटम ने लूज कर दिया एक्स ने। तो अब एक्स के पास दो प्रोटॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन है, और वाई के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो प्रोटॉन्स हैं। ये हम ओ लेवल्स में ये कहते थे कि वो बॉडी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप अगर एक्स को सोचें तो एक्स पे पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स का चार्ज एक्सेस में आ गया। तो हमारे हम कह सकते हैं कि जो एक्स है, एक्स पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और वाई जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब यहां पर सोचने की जरूरत है कि एक्स पे कितना चार्ज है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक्स से एक इलेक्ट्रॉन वाई की तरफ गया, यानी अगर हम चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं वाई के लिए आपको बोलूं कि चार्ज ऑन वाई, वाई पे कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, एक्स पे कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वाई पे ऐड हो गया, एक्स से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो एक्स पे चार्ज आ गया एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और इसी तरह से अगर आप y को सोचें तो y के लिए आपके पास जो चार्ज है वो क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर फर्ज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एस्केप कर गया, सपोज दैट, अब फॉरगेट दैट कि इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सोचे कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन और इधर चला गया। तो अब जो एक्स के ऊपर चार्ज हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, दो इलेक्ट्रॉन्स की। और जो वाई है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स वाई पे, और एक्स पे पॉजिटिव चार्ज है इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स। एक्स ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उस पे दो इलेक्ट्रॉन्स के डेफिशिएंसी आ गई, यानी चार्ज कितना हो गया डेफिशिएंट, दो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। वाई ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो उस पे एक्सेस कितनी हो गई, दो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी बॉडी जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है दूसरी बॉडी उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। एक तो बात ये याद रखें। दूसरा मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि फर्ज करते हैं हमारे पास यहां से एक तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यूं चला जाता है, तो बेटा अब हमारे पास जो एक्स है इस पे चार्ज आ जाएगा तीन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और वाई पे भी चार्ज तीन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है
कि जितने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होंगे उतना ही चार्ज एक्स पे आता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आएंगे उतना चार्ज वाई पे आता जाएगा। अब हम यहाँ से एक इक्वेशन जनरल से बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जी अगर यहाँ से एक्स से वाई अगर एन इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो चार्ज जो एक्स पे आएगा वो बराबर होगा एन टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वाई पे भी जो चार्ज आएगा वो एन टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इस यूनिवर्स में अगर आप सोचें तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के जो शिफ्ट करने की वजह से आता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.2 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के इम्बैलेंस की वजह से आता है। यानी अगर मैं यहाँ पे चार्ज का कॉन्सेप्ट सोचूं तो मेरे पास जहन में आता है कि इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिजल्ट करता है बॉडी पे चार्ज। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो n टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये आ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये हमारे पास डेटा शीट में गिवन होगा पेज नंबर 2 पे, पेपर के पेज नंबर 2 पे ये डाटा गिवन होगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस या लूज करने से आता है। इस चीज को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या कहते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट, यानी फिक्स्ड अमाउंट है। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, दो के बराबर, तीन के बराबर, चार के बराबर, पांच के बराबर चार्ज हमेशा इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको हम सीआईज में कैसे कहते हैं? चार्ज एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है। दूसरा, क्वांटाइजेशन से हमें यह भी पता लगा कि इस दुनिया में जो लोएस्ट पॉसिबल चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो हमारी जो ये इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एन ई, तो ये जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसकी एप्लीकेशन में अगर मैं आपको ये विंटर 18 पेपर 2-3 क्वेश्चन 6B है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बेटा यहाँ पर ये फर्स्ट के लिए वी नो Q इज इक्वल टू एन ई। तो अगर मैं इसके लिए अब ऐसे क्वेश्चंस को जो पॉसिबल चार्ज कैसे निकाले जाते हैं, आपने Q को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करना है। इफ यू गेट अ होल नंबर, इसका मतलब यह है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या होगा बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, किसका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप यहां से फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट वाले को, यानी 8 इंटू 10⁻⁻19 को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पे डिवाइड करें, तो प्लीज कोई मुझे व्हाट्सएप करें आंसर। इसका आंसर कोई बताए क्या आता है आंसर? इसका आंसर आ रहा है 5। ठीक है, सेकंड वन के लिए भी सेम यही काम करें आप। जी हसान, ठीक है। तो प्लीज अब सेकंड वन के लिए भी यही काम करें आप लोग, मुझे बताएं।
बेटा फ्रैक्शंस में नहीं बताएं। 2.5। तो अभी हमने कहा चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो 2.5 ये चार्ज तो पॉसिबल नहीं है सेकंड वाला, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस वन इज पॉसिबल, होल नंबर आ रहा है। ठीक है, yes, charge exists in discrete amount, that's why this is not possible. What about the third one? ये भी पॉसिबल है। What about third one? Yes, सही है नजब। This is 0.1, so this is not possible. The charge always exists as integral multiple of charge of electron। ये हमें इस बात की समझ में आ चुकी है। ठीक है, आई होप इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो बेटा इसका आंसर बताएं 32 का। Divide each of the one by 1.6 into 10 power minus 19। सबको डिवाइड करें, जिसमें होल नंबर का आंसर आए वो आपका पॉसिबल होगा। सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कंफर्म करें। सबको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करें, तो मेजॉरिटी का आंसर सी है। मैंने सॉल्व नहीं किया, तो सी पे लॉक कर देते हैं इसको। ठीक है, कोई मसला नहीं है। नाउ चार्ज, व्हेन वी डिफाइन चार्ज, तो चार्ज की इक्वेशन क्या है बेटा? Q इज इक्वल टू आई टी। तो चार्ज जो है दैट इज Q इज इक्वल टू आई टी। ये ओ लेवल्स में हमने पढ़ा है बेटा। Q इज चार्ज, I इज करंट, T इज टाइम। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी गॉट टू इक्वेशंस नाउ फॉर चार्ज। वन इज Q इज इक्वल टू एन ई, एंड द सेकंड वन इज Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, वी नो इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल है I, यूनिट है A, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, और हम इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर मैं इसको, इस टर्म को डिफाइन करूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगी टर्म? ये मेरे पास टर्म बनेगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेटा अगर हम एवरेज रेट की बात करेंगे, तो एवरेज रेट में हमारे पास आई किसके इक्वल आ जाता है? आई इक्वल्स टू क्यू, क्यू अपॉन टी। मेरे ख्याल से इस पे कोई टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आपके पास क्वेश्चन है जी, चार्ज इज नॉट एसआई बेस क्वांटिटी। यस, बिल्कुल ठीक है। इफ इन अ कंडक्टर between A and B, 2 into 10 power 30 electrons are flowing in 2.2 seconds. What is electric current? So we know I is equals to Q upon T. So Q is NE upon T. So flow of charge per unit time is current.
चार्ज कभी भी कांस्टेंट रेट पे फ्लो नहीं करता, इसलिए रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं। बट फॉर कांस्टेंट फ्लो रेट, I is equals to Q upon T. तो I is, for this question, I is equals to Q upon T and Q is Ne upon T. How many electrons are there? 2 into 10 power 30 electrons are there. So for this N, this 2 into 10 power 30, and for E, charge of electron 1.6 into 10 power minus 19, and time is 2.2. So we get 1.45 into 10 power 11 ampere current. ठीक है, इसका मतलब है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। A wire carries a current of 5.6 ampere. What is the number of conduction electron that pass a point on the wire in time of 20 seconds? प्लीज इसको कैलकुलेट कर दें। जी बेटा। तो डी ऑप्शन सही है। अच्छा बेटा, किसी भी जगह पे जब आइंस फ्लो कर रहे होते हैं तो करंट कैसे फाइंड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आइंस इनटू चार्ज ऑन आइन डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट। अब चार्ज कैरियर वेरी करते हैं बेटा, गैस में चार्ज कैरियर्स आइंस हो सकते हैं, लिक्विड में भी, और आपके पास जो मेटल है उसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइंस इनटू चार्ज ऑन, यानी कि एन क्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू करंट। आप इसको यूं सोच लें, ठीक है। तो ऐसे ही एक सिनेरियो है कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक आइन है, पॉजिटिव आइन दैट इज मूविंग दैट वे, और नेगेटिव आइन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, और इस पे चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो पॉजिटिव आइन पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, और ये 1 into 10 power 11 आइंस पर सेकेंड इनका फ्लो हो रहा है, ये फ्लो रेट है इनका। और 1.5 into 10 power 10 आइंस पर सेकेंड नेगेटिव का है। अब करंट कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास आई टोटल इज इक्वल्स टू आई पॉजिटिव, यानी करंट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आइंस फ्लो, एंड करंट बिकॉज ऑफ नेगेटिव आइंस फ्लो। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला आइंस के केस में कैसे सोचना है? एन इज द नंबर ऑफ आइंस, क्यू इज द चार्ज ऑन वन आइन डिवाइडेड बाय टाइम फॉर विच द आइन इज फ्लोइंग। द सेम वे नेगेटिव आइन के लिए भी यही होगा। तो बेटा अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव आइंस हैं वो 1 into 10 power 11 है, वो यहाँ आ गया। और Q आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, तो ये 3, और कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 power -19, और पर सेकंड यानी टाइम कितना है 1 सेकंड, ये डिनोमिनेटर में 1 आ गया। प्लस अब बेटा जो नेगेटिव आइन है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, तो ये 2 आ गया, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने आइंस फ्लो कर रहे हैं? 1.5 into 10 power 10। ये मैंने 11 क्यों कर दिया यहाँ पे?
अच्छा चले, आई डोंट नो अब कैलकुलेशन कैसी होगी। तो ये तो इसको 11 ही कर देते हैं, ठहरे वहाँ पे 11 है। तो प्लीज अब इसको चेक करें, आंसर को चेक करें, क्योंकि इसमें वेरिएशन आ गई है। तो इसका मुझे कोई आंसर बताए कैलकुलेट करके। प्लीज चेक करें, आंसर बताएं मुझे। सारा मिलाकर बेटा 9.6 टाइम्स 10⁻⁻8 एम्पेयर्स। ठीक है। अब बेटा हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, ये इमिट आउट हो रहे हैं, और इनका रेट है 1 × 10⁻5 पार्टिकल्स 2.5 मिली सेकेंड्स में इमिट आउट हुए। तो इन अल्फा पार्टिकल्स के इमिट आउट होने से करंट कितना बन रहा है? तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल आ गया। नंबर कितना है बेटा? 1 × 10⁻5। तो ये 1 × 10⁻5 आ गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रो अल्फा पार्टिकल आ गया, और ये टाइम आ गया। प्लीज आंसर बताएं इसका कैलकुलेट करके मुझे। 1.28 टाइम्स 10⁻⁻11 एम्पेयर, यानी 1.3 टाइम्स 10⁻⁻11। सही है। ठीक है। अच्छा जी। अब बेटा अगर हमारे पास करंट और टाइम का ग्राफ है, तो एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, करंट और टाइम का जो ग्राफ का एरिया है अंडर अंडर करंट टाइम ग्राफ, दैट इज इक्वल टू चार्ज। जैसे इस केस में हमारे पास करंट डिक्रीज हो रहा है इन 10 सेकेंड्स फ्रॉम 8 मिली एम्पेयर टू 3.2 मिली एम्पेयर। अब इस करंट के डिक्रीज होते हुए 10 सेकेंड में टोटल कितना हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है? अब ये या तो ट्रेपीजियम बना लें, ये दो पैरेलल साइड्स बन रही हैं, या आप ट्राइंगल बना लें। ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो मैंने ट्राइंगल और रेक्टेंगल बनाया है। तो 1/2 बेस आपके पास ये 10 है, और ये हाइट है इसकी, दिस इज 8 - 3.2, और ये मिली की वजह से 10⁻³ आ गया, एंड दिस इज 10। ठीक है, और ये 3.2 ये आ गया, और मिली के लिए 10⁻³ आ गया। तो प्लीज मुझे आंसर बताएं इसका, कितना चार्ज बन रहा है? 56 मिली बन रहा है। यूनिट बताएं, कोट करें। 56 कूलम है। अच्छा, 10⁻³ के साथ सॉल्व किया तो कूलम ही आएगा। ठीक है, प्लीज चेक करें। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास जो है चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो
क्वेश्चन करते हैं पास्ट पेपर का, मुझे याद आ रहा है, तो एक मिनट ठहर जाए, मैं ढूंढ लूं। 4 point charges, each of charge q, are placed on the edge of an insulating disk of radius r. The disk rotates at a rate of n revolutions per unit time. डिस्क रोटेट कर रही है n रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम पे। तो आपको ये कहा गया है कि आप जो है इलेक्ट्रिक करंट इसके रोटेशन से कितना बनेगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट, वो फाइंड करें। शाबाश, फाइंड करें। क्वेश्चन इज दैट, देखो हमने कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट बनाता है। तो जब डिस्क रोटेट कर रही है तो चार्ज मूव कर रहा है, तो मोशन ऑफ चार्ज की वजह से करंट बनना चाहिए। तो ये जो डिस्क है ये n रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम ले रही है ना, ठीक है, 1 सेकंड में n रेवोल्यूशंस ले रही है। तो आपके पास करंट कितना बनेगा, आपको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करें। ठीक है, तो बेटा n रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, यानी 1 सेकंड में इसने n रेवोल्यूशंस ली। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो वी गॉट टोटल चार्ज एज 4Q। अब टाइम का इशू है, तो एक रेवोल्यूशन का टाइम कैपिटल टी होगा, दैट इज 1/f। तो ये इसने फ्रीक्वेंसी दी है आपको, दैट इज एन रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी इज एन। तो टाइम आपके पास आ गया 1/n। तो ये आ गया 4Q डिवाइडेड बाय 1/n। सो दिस इज 4QN। कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। प्लीज देखें इसको। दिस इज फ्रीक्वेंसी ना, पर सेकंड कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं, 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, 1 सेकंड में कितनी रोटेशंस हो रही हैं, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट हो रही है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। यस, आर का कोई फंक्शन नहीं, करंट में एरिया का कोई काम ही नहीं है ना बेटा। भाई जिन सब ने बी कहा था उनको समझ में आ गई है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दें। दिस इज फ्रीक्वेंसी गिवन, और इन वन रेवोल्यूशन वी नो दैट वन रेवोल्यूशन का टाइम टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज 1/f। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 1/n है ना, ये 4Q डिवाइडेड बाय 1/n। तो 4Q मल्टीप्लाइड बाय n/1 हो जाएगा, यानी 4QN। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आ रहा है।
ये क्वेश्चन सॉल्व करें। A radioactive source produces a beam of alpha particles in a vacuum. The average current caused by the alpha particles in the beam is 1.5 times 10 power minus 9 ampere. The beam is incident on a metal target. What is the average number of alpha particles hitting the metal target in 3 seconds? Please ये मुझे बताएं इसका आंसर। I is equals to n q upon t. We need n, average number. The charge on alpha particle is 2 times the charge of electron. That means 2 into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. And current given to us is 1.5 into 10 power minus 9 and time is 3 seconds. Please ये प्लेस करें, कैलकुलेट करें n को। सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन है मेरे ख्याल से। डी नहीं है नजर, चेक करो यार, कैलकुलेशन को चेक करो, कैलकुलेटर को देखो, वैल्यूज रखी हुई तो है। मेरे ख्याल से सी है, क्योंकि ये 2-3 बच्चों ने सी का ऑप्शन आंसर किया है। ठीक है बेटा, सी इज द आंसर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इस टाइप की। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक नई विकैब है जो हमें यहाँ पर किसी भी कंडक्टर के लिए हम सोचेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। तो हम ओ लेवल्स में ये कहते थे कि हम जब मेटल की वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और किसी मेटल की वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, द सिचुएशन इज वेरी मच सिमिलर टू दिस सिचुएशन। कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये एक मेटल की प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, ये मेटल की प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमने ओ लेवल्स में पढ़ा है। और इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अज्यूम करूं कि ये फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट टू द पॉजिटिव प्लेट। क्यों एक्सेलरेट करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ? क्योंकि नेगेटिव प्लेट ने इसको रिपेल किया और पॉजिटिव प्लेट ने इसको अट्रैक्ट किया, तो ओवरऑल ये एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बेटा, थोड़ी देर के लिए सोचें आप इस बात को कि ये मेटल की वायर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप कनेक्ट करते हैं, मतलब इस मेटल की वायर को कनेक्ट करते हैं आप बैटरी से, तो बैटरी के अंदर, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये एंड वायर का जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यूं समझ लें कि ये पॉजिटिव प्लेट बन गई, और जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है ये नेगेटिव प्लेट बन गई। अब इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगी। अब इस वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड की तरफ ट्रेवल करके जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ इस तरह से हो रहा होगा।
ठीक है, यानी ये मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ किसी भी मेटल कंडक्टर में करंट कैसे फॉर्म करता है। देखो, जरूरत समझने की ये है कि कहीं पर भी जो चार्ज कैरियर है उसकी मोशन से, चाहे वो एक डिस्क रोटेट कर रही है, चाहे वो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट हो रहे हैं, या कहीं पर भी गैस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं, कहीं पर भी चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज की मोशन से करंट बनता है। और क्योंकि हम मेटल की वायर्स को ज्यादा डील करते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को सोच रहे होते हैं। अदरवाइज तो आपको पता है कि चार्ज कैरियर्स का फ्लो करंट को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मेटल की वायर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड। मेरा ख्याल है इस एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन हमारे जहन में नहीं आ रहा। बिल्कुल इस चीज को मैं अब कुछ नए वर्ड्स यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये एक मेटल कंडक्टर है या कोई भी कंडक्टर होगा, उसके अंदर बेटा एक चीज होती है नंबर डेंसिटी, यानी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर मैं मेटल को सोच रहा हूँ, लेकिन मैं नंबर डेंसिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं तो ओवरऑल कोई भी कंडक्टर हो किसी भी फॉर्म में हो, अगर गैस आयोनाइज्ड हुई है तो करंट तो उसमें भी फ्लो करेगा। तो मैं नंबर डेंसिटी की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, और इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं क्योंकि एएस लेवल में हम मेटल की वायर्स की बात करते हैं, इसलिए मैंने इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में लिख दिया है। तो आपकी मर्जी, आप भले इसको चार्ज कैरियर की टर्म्स में भी सोच सकते हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मूविंग इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है करंट के फ्लो के लिए ना। ये मैं बात को समझाऊं आपको, जब मैं ओ लेवल्स में अक्सर रेजिस्टेंस को समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं, तो आपको याद आना चाहिए कि अगर फर्ज करते हैं हमारे पास ये एक पैसेज है, और इस पैसेज से हमने इससे क्रॉस करके जाना है, और हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेले में होता है, उम्र में या हज के अंदर होता है, बहुत सारे लोग हैं, और इन लोगों के बीच में से हमें मूव करना है। तो जब हम इनमें से, इनके बीच में से मूव करते हैं, तो हम इन लोगों को धक्का देते हैं, ये हमें पुश करते हैं। तो जितने ज्यादा यहाँ पर लोग होंगे, उतना हमारे लिए फ्रीली मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही बेटा, मेटल के कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो उनको मूव करते हुए वो जो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उनके जो पाथ होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज होती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है, ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे चार्जेस, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस चीज की वजह से एक चीज प्रोड्यूस होगी, उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहेंगे। ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, और ये ओ लेवल्स में मैंने कुछ इसी तरह से समझाया भी होगा। तो भारत नंबर ऑफ, आप क्योंकि इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में सोच रहे हैं, इन डेप्थ सोच रहे हैं, तो आज हम इसकी टर्मिनोलॉजी की फर्स्ट टर्म को सोच रहे हैं। तो नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एन के इक्वल है। और इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो कोई यूनिट नहीं है, वॉल्यूम का यूनिट आ गया मीटर क्यूब। तो ये इसका यूनिट क्या बना? 1/मीटर क्यूब। तो m-3 इसका यूनिट है। ये काफी दफा बेटा इसमें एमसीक्यूज में इसका यूनिट पूछा गया। तो m-3 इसका जो है ये यूनिट बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको कैम्ब्रिज में डिफाइन करना पड़े, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास कॉपर है, कॉपर में 10^29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं यूजुअली। इसी तरह से एक और चीज यहाँ पे आएगी, जब ये चार्ज यहाँ से मूव करता है, ये चार्ज मूव कर रहा है, तो ये जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से मूव करता है, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? नहीं, मोल्स की टर्म में अभी नहीं सोचेंगे, ये मोल का वर्ड अभी है नहीं आपके पास, वो A2 के अंदर है। तो हमें मोल के लिए फिर A2 में सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, मोल नहीं है बेटा इसका यूनिट। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, नंबर मतलब N/V। एन का कोई यूनिट नहीं है, और इसका होगा मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो 1/मीटर क्यूब, तो ये बन गया m-3।
अब जब चार्ज मूव करता है तो वो जिस स्पीड से मूव करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको वी से डिनोट कर रहे हैं, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कवर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका वेलोसिटी होगा व्हेन अ पीडी इज अप्लाइड। जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जब वोल्टेज लगाएंगे, बैटरी से लगाएंगे उसको वायर को, तो उसके अंदर चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, और जैसे मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा? उसकी वो एक सर्टेन वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उस वेलोसिटी का क्या नाम है? उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब बेटा हमारे पास सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा इस डेरिवेशन के बाद। इसके क्वेश्चंस फिर हम कल देख लेंगे। शो दैट आई इज इक्वल्स टू नेव, NAVE, नेव हम ऐसे याद रखते हैं इसको। तो एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी, ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बेसिकली अभी तक आपने करंट को डिफाइन किया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी कितनी वेलोसिटी है, ये उस वेलोसिटी को फाइंड करने की इक्वेशन है। तो टेक्निकली यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी v को हमें चाहिए I इज इक्वल्स टू NAE। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है कि चार्ज जब करंट फ्लो करता है तो चार्ज के पास कितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की है। तो बेटा यहाँ पर ये एक यूं समझ लें, पी पॉइंट पे एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये ट्रेवल करके इस पॉइंट s तक जा रहा है, और ये इसने जो लेंथ कवर की है, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, वो l के इक्वल है। और जितनी स्पीड से जा रहा है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये जिस वायर का में फ्लो कर रहा है उसका एरिया a है। ठीक है। तो बेटा अगर मैं आपको कहूं कि पी और एस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है या नंबर डेंसिटी है, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो फार्मूला है इसका, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां पर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वायर सोचूं, तो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। जिस सेक्शन को मैंने सोचा हुआ है, यहाँ पे मैंने सोचा हुआ है कि क्या चार्ज डेंसिटी है, तो इस लेंथ को मैं एरिया ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस पर्टिकुलर रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज कैरियर्स हैं वो मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम की जगह A × L रख दिया। अब क्योंकि मेरा, देखें अब समझने की जरूरत है, क्योंकि करंट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे पास है I इज इक्वल्स टू Q/T, और ये होता है NE/T। अब पहले फेज में मैं इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, उसकी मैं क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसकी क्वांटिटी के लिए क्या किया? नंबर डेंसिटी को यूज किया, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने सब्जेक्ट बना दिया n को, तो AL को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया NAL। ठीक है। तो मुझे पता है कि Q NE के इक्वल है, और मेरे पास ये n की वैल्यू आ गई है। दूसरे नंबर पे ये चार्ज P से S मूव करके जा रहा है, तो इसने कितना टाइम कंज्यूम किया? तो मैं ये स्पीड की इक्वेशन से, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड S/V, ये मेरे पास आ गया। तो डिस्टेंस L के इक्वल है, तो S की जगह मैंने L रखा, और ये ड्रिफ्ट स्पीड आ गई। तो अब मेरे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में N भी आ गया और T भी आ गया। E तो कांस्टेंट है, E चार्ज है, तो मैं इन दोनों को ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक इसलिए कर रहा हूं कि मैं N को क्यों तोड़ना चाहता हूं? इससे क्या होगा? इससे मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। हर मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट होंगे, मैं उसकी टर्म्स में ले आऊंगा, साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगी। मैं इस टाइम को क्यों ब्रेक कर रहा हूं? इसलिए कि ताकि मैं वेलोसिटी को इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर सकूं। देखो ना, टाइम है L/V, तो इस मेरे टाइम को एलिमिनेशन से वेलोसिटी इस इक्वेशन में आ जाएगी। तो यही सोचकर मैंने यहाँ पर NE/T में N की जगह NAL, और ये वाला E यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय T की जगह L/V आ गया।
ये मल्टीप्लाई के साइन में गया, ये फ्लिप हो गया, v ऊपर गया, l नीचे आ गया। तो अब ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास अब क्या रह गया, I इज इक्वल्स टू नेव एन ए वी ई नेव, ये मेरे पास यहाँ पे रह गया। तो I इज इक्वल्स टू एन ए वी क्यू भी कभी कभी एग्जामिनर लिखता है, ई की जगह कभी वो क्यू लिख देता है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू नेव, बच्चों को मैं ये याद कराता हूँ, इसी से उनको बोलता हूँ कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेना, I अपॉन एन ए ई। इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो मुझे बताएं प्लीज। हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी से नंबर ऑफ हमने चार्जेस फाइंड कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद हमने टाइम को एलिमिनेट किया, दोनों इक्वेशंस को करंट की इक्वेशन में रखा, और करंट की एक इक्वेशन ड्राइव हो गई, आई इज इक्वल्स टू नेव। अगर हमें एग्जामिनर कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करो, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाना। अगर वो कहता है करंट की इक्वेशन शो दैट करो, तो फिर आप आई इज इक्वल्स टू नेव इसको प्रूफ कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आई अपॉन एन ए। तो इस वायर में करंट आई है, अगर इस करंट को 2I कर दें, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, तो आई एंड वी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मटेरियल, ये एन जो है, एन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। एन जो है चार्ज डेंसिटी, ये टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये उसको डिफाइन करती है। तो आपके पास देखो, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतनी आपके पास स्पीड ज्यादा होगी। अब समझ में आई? वो मैं जो कह रहा था, बहुत ज्यादा रश होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा एन होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे यूनिट वॉल्यूम, उतनी स्पीड आपके पास क्या होगी, कम होगी, उतनी ज्यादा मुश्किल होगी चार्ज को मूव करने में। फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया, द लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया द स्मॉलर वुड बी द स्पीड। ये बिल्कुल पानी की तरह सोचें आप, कि दरिया का अगर हम, या किसी भी जगह पे चैनल का अगर हम उसका एरिया बड़ा कर देते हैं, तो आपको वाटर बहुत पीसफुल कामली फ्लो करता हुआ नजर आता है। लेकिन वहीं पर ही आप सोचें, जैसे नॉर्दर्न एरियाज में, तो गैप जो होता है माउंटेन्स के बीच में, वो काफ़ी नैरो हो जाता है, वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो एरिया कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसको एरिया को एग्जामिनर डायमीटर की टर्म्स में या रेडियस की टर्म्स में भी बताता है। तो एरिया से मैंने डायमीटर को रिप्लेस कर दिया, तो v इज प्रोपोर्शनल विद डी स्क्वायर। मैंने पाई/4 को यहाँ पे खत्म कर दिया ना, कांस्टेंट था, मैं तो वेरिएबल की रेशियो बना रहा हूँ। यहाँ पे रेडियस आ गया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास e तो कांस्टेंट है, तो तीन वेरिएबल्स है यहाँ पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी आपके पास करंट के ऊपर, चार्ज डेंसिटी के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो हम फिर कल की क्लास में बात करते हैं। कल की क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह, इसमें इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। कल फिर हम लोग ओ लेवल्स का जो ओहम्स लॉ है, रेजिस्टेंस वगैरह है, वो सारा रिपीट करेंगे। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।